आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूँ आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप भी सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो सिलेबस चल रहा है, जो कि BA 4th सेमेस्टर का है, जिसमें कथ्यतर विधाएँ हैं, जिसमें अलग अलग विधा, कोई संस्मरण, कोई रेखा चित्र है, तो कोई आत्मकथा है, तो कोई अलग अलग विधा में दिए हुए हैं, जिसमें कुछ एकांकी हैं, कुछ नाटक हैं। तो उनमें से टॉपिक है आपका जिसका नाम क्या दिया है, आत्मकथा, जो किसके द्वारा रचित है, पांड्यभूषण शर्मा के द्वारा रचित है, जिसका नाम अपनी खबर है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि गद्य की अलग अलग विधाएँ हैं, इसीलिए कथ्यतर विधा आपके सिलेबस में रखी गई है। और इस विधा में जिस अपन ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, उसी को हिंदी में आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। आत्मकथा, इसका मतलब है कि खुद के जीवन की जो कथा है। इसका मतलब जो भी लेखक लिखता है वो अपने स्वयं के जीवन के विषय में लिखता है, दूसरे के विषय में नहीं लिखता है। वो ही आत्मकथा होती है, दूसरों की विषय में लिखी हुई आत्मकथा नहीं होती। समझ लो आप। तो दूसरे के विषय में लिखा हुआ जो है उसे हम संस्करण बोलते हैं, रेखा चित्र बोलते हैं। लेकिन आत्मकथा में स्वयं लेखक अपने विषय में लिखता है, नहीं कि किसी और के विषय में लिखता है, वही आत्मकथा होती है। तो देखिए, यहाँ आत्मकथा है जिसका नाम अपनी खबर है। अपनी खबर, इसका मतलब खुद स्वयं लेखक ने अपने विषय में लिखा है। पांड्यभूषण शर्मा उग्र जो हैं इसके लेखक हैं। और अपनी खबर, इसका मतलब है कि अपने जीवन का, जो पांड्यभूषण शर्मा हैं उनके जीवन का 21 वर्ष का जो अनुभव है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को इसमें दिखाने का प्रयास किया है। और अपनी खबर जो आत्मकथा है उसको 15 अध्यायों में बांटा है। ध्यान रखना, 15 अध्यायों में अपनी खबर आत्मकथा के 15 अध्याय हैं। 15 अध्यायों में अपने जीवन के 21 वर्षों का जो घटनाक्रम है उसको इसमें दिखाया गया है। और अपनी खबर पांड्यभूषण शर्मा की 1960 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो देखिए, इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस डाला गया है, वो संक्षिप्त में अपन बात कर लें। सबसे पहले पांड्यभूषण शर्मा उग्र, जो कि हिंदी साहित्य में उग्र के नाम, उग्र उपनाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जब इनका जन्म है भारतीय लोगों पर, अंग्रेजी लोगों पर शासन था, तो उनके विरुद्ध स्वरूप इनके स्वभाव में उग्र रूप जो दिखाई देखने को मिला है, उसी के सांकेतिक आधार पर इसका नाम उग्र रखा है। और उग्र नाम से ही हिंदी साहित्य में फेमस हुए हैं। तो देखिए, पांड्यभूषण शर्मा उग्र जी का जन्म 1900 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? चुनार नामक जगह है, जो कहाँ पड़ती है? मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1967 में दिखाई है, जो कहाँ दिखाई है? कृष्णा नगर, दिल्ली में दिखाई है। पांड्यभूषण शर्मा के पिता बैजनाथ जी दिखाए हैं और माँ का नाम जयकली दिया है। पांड्यभूषण शर्मा हिंदी में एक कथाकार, निबंधकार और उपन्यासकार और संपादक के रूप में, पत्रकार के रूप में भी उनको जाना जाता है। और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लेखन कार्य के लिए उग्र रूप इनको मिला है, क्योंकि राष्ट्रवादी का मतलब है राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। और क्रांतिकारी, जब देश आंदोलन हुए, उनमें क्रांतिकारी की भूमिका भी इन्होंने निभाई है लेखनी के दम पर। अब देखिए, यहाँ के बाद फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो लिखी गई हैं। ये सारी जो पृष्ठभूमि होती है, प्रस्तावना होती है, उसमें लिखने के लिए काम आती है। तो सब नहीं, लेकिन कुछ याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उग्र जी द्वारा लिखे उपन्यास है जिसका नाम दिल्ली का दलाल दिया है, और बुधवा की बेटी दी है, चंद हसीनों के खतूत दिए हैं, शराबी है, सरकार तुम्हारी आंखों में है, फागुन के दिन 4
कड़ी में कोयला, ये सारी इनके क्या है, उपन्यास है। उसके बाद नाटक लिखे हैं, तो नाटक में गंगा का बेटा है, चुंबन है, आवास है, महात्मा ईसा। महात्मा ईसा, आवास, चुंबन और गंगा का बेटा, ये इनके द्वारा रचित नाटक है। कहानी में दिया हुआ है रेशमी, पंजाब की महारानी, दो जख की आग, निर्लज्जा, चाकली, इंद्रधनुष, बलात्कार, ये भी इनके द्वारा रचित कहानी है। और आत्मकथा इनके द्वारा अपनी खबर है। और कविता का नाम है ध्रुव चरित्र, जो ध्रुव चरित्र है उसको कविता का नाम दिया है। तो इनका संक्षिप्त परिचय है। तो देखिए अब क्या लिखा है, थोड़ा सा अपना संक्षिप्त रूप में इनके ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए, यह आत्मकथा उगरी द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ है, जो कि हिंदी की एक विशेष आत्मकथा मानी जाती है। लेखक उगरी जी ने अपनी आत्मकथा के 15 अध्यायों, ध्यान रखना, उगरी जी ने अपनी आत्मकथा के 15 अध्यायों में अपने जीवन के 21 वर्षों की कथा का वर्णन किया है, और किसी की नहीं, अपने ही जीवन के 21 वर्षों की कथा का वर्णन किया है। और अपनी आत्मकथा, अपनी खबर को 15 अध्यायों में बांटा है, जिसका प्रकाशन कब हुआ है, 1960 में हुआ है। इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने तथा औरों के सही रूप को पहचानने की कोशिश की है कि मेरा रूप क्या है, औरों का रूप क्या है। तो अपने तथा औरों के सही रूप को पहचानने की कोशिश की है। साथ में ही लेखक मनुष्य और मनुष्य के भीतर छिपे पशु को भी पहचानना चाहता है कि मानव है, दिखाई मानव देता है, लेकिन मानवता के अंदर दानवता या पशुता जो है वो छिपी रहती है। तो उन सारी चीज़ों पर विचार किया है, समझ रहे हो आप। अपने तथा औरों के सही रूप है उसको पहचानने का प्रयास किया है। मनुष्य के भीतर छिपे पशु को पहचानने का प्रयास किया है, वो उसके व्यवहार से उसका अध्ययन किया है। अब देखिए, हिंदी साहित्य में लेखक ने जीवन की शुरुआत दिखाई है। उग्र उपनाम से हिंदी साहित्य में उन्होंने पदार्पण किया है, क्योंकि ये समय जो था यह अंग्रेज हुकूमत का था। अंग्रेजों का शासन हम भारत के लोगों पर था। अंग्रेज हुकूमत के सामने अपने विरोध को उग्र नाम से संकेत किया है। जो अंग्रेज थे उनका जो विरोध किया है इन्होंने, उसको किस नाम किया है, उग्र रूप से इन्होंने किया। उसी को नाम आधार संकेत मानकर इनके नाम के पीछे उपनाम उग्र रखा है। उग्र जी की रचनाओं में विद्रोह की चिंगारियाँ देखने को मिलती है। उग्र जी की रचनाओं में चिंगारियाँ देखने को मिलती है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर कायर थे। इसका मतलब है कि लेखनी के दम पर तो वो खुद मन चाहे जैसा विरोध कर लेते थे, लेकिन वास्तविक जो जीवन था ना उसमें बड़े कायर थे। ये स्पष्ट उन्होंने अपनी खबर कथा में लिखा है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि कलम से लिखकर रिस्क लेना हो तो शहीदों का मैं पीछा नहीं छोड़ता। क्या दिया है, कलम से लिखकर रिस्क लेना हो तो शहीदों का पीछा मैं काले कोसों तक नहीं छोड़ता। कलम से मारना हो तो सारे उसके अनाचारियों को बिना नरक भेजे नहीं मानूं। इसका मतलब कि कलम जो दिखाइए, कलम की जो ताकत दिखाइए कि कलम से मारना हो तो सारे उसके जो अनाचार्य हैं, अनाचार्य का मतलब जिनका आचरण सही नहीं है, ऐसे लोगों को बिना नरक भेजे मैं नहीं मानूं। लेकिन जब बात आती है बंदूक तलवार से प्राण लेने की, तो वो मेरी सेवा नहीं है। ये इन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में। इसका मतलब है कि कलम की दम पर अपना उग्र रूप जो है उसको प्रकट कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये सब वो नहीं कर सकता। कायर है, डरपोक है, लेकिन कलम की ताकत पर वो कहता है कि सारे जो लोग हैं अनाचार्य, जो दुराचारी लोग हैं ना, उनको मैं नरक तक पीछा नहीं छोड़ूं, उनको नरक पहुंचाने तक ही दम दूं। ये खुद उन्होंने लिखा है। अब देखिए, इनके विषय में पंकज चतुर्वेदी जी हैं, पंकज चतुर्वेदी, उन्होंने लिखा है। उग्र जी का कहना है कि उग्र की इस आत्मकथा के विषय में बताते हैं क्या दिया है कि मेरी समस्या अपनी खबर का सबसे ज़्यादा महत्व देखने में यह है कि कैसे कैसे अपने आभाव
और अपने परिवेश की विसंगतियों से घिरा और उसे उभरने की छटपटाहट भरा हुआ मनुष्य अपने व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करता चलता है। अब समझिए बात को, क्या दिया है कि उग्र जी इस आत्मकथा में बताते हैं, मेरी समझ में, उनकी समझ में क्या है, उनकी समझ में अपनी खबर का सबसे ज़्यादा महत्व देखने में कौन सा है कि कैसे कैसे अपने अभाव, अपने परिवेश की विसंगतियों, अरे कोई भी आदमी है, कोई भी मानव है, अपने जीवन के अभाव और उनके परिवेश की जो विसंगतियाँ हैं उनसे जूझता हुआ कैसे वो अपने जीवन को निकालता है। ठीक वैसे ही मैंने भी अपने जीवन को बड़ी मुश्किलों से जिया है, ये खुद लिखा है इन्होंने, जिसमें क्या दिया है कि अभाव तथा अपने परिवेश की विसंगतियों से घिरा और उसे उभरने की छटपटाहट कैसे मानव के अंदर होती है, मनुष्य अपने व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास कैसे करता चलता है, कैसे कैसे उपाय उसको करने पड़ते हैं, वो सारे उपाय भी मैंने किए। जो मानवीय जीवन में परेशानी है उनको नकारात्मक छोड़कर सकारात्मकता की ओर कैसे मानव जीवन को जिया जाता है, वो चीज़ें इन्होंने देखी हैं। यह कितना मुश्किल और आश्चर्यजनक, दिलचस्प और मार्मिकता एक साथ देखने को मिलती है। उनका मतलब है आश्चर्यचकित और दिलचस्प किस्सा है ये, जो बड़ी मार्मिकता के साथ दोनों एक साथ देखने को मिलती है। विषम परिस्थितियों में मानव विभिन्न अभाव में अपनी जिंदगी जीता है और परिवेश की विसंगतियों में जीता हुआ अपने आप को कैसे मार्ग पर आगे बढ़ाता है, वैसे उनका जीवन भी कठिन परिस्थितियों से जूझता हुआ दिखाया है अपनी खबर आत्मकथा में। अब देखिए, पांडे बेचन शर्मा अपनी आत्मकथा में बताते हैं, क्या बताते हैं, मेरे जीवन में दुख जन्म से ही आरंभ होता है। वो कहते हैं कि मेरा जीवन शुरू से ही दुखों से भरा हुआ है और जब दुखों से भरा हुआ है तो जन्म से ही आरंभ दुख हो जाता है। इनके 1 दर्जन भाई बहन दिखाए हैं, 1 दर्जन, अपने परिवार में 1 दर्जन भाई बहन दिखाए हैं। कुछ तो जन्मते ही मर जाते हैं और कुछ जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। अपने जन्म के समय जो दिया है इन्होंने कि अपने जन्म के समय परिवार में आनंद नहीं था। इनका मतलब कि मेरा जन्म हुआ, परिवार में कोई खुशी का माहौल नहीं था, परिवार में आनंद नहीं था। ये अपने उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय परिवार का माहौल, वातावरण, परिवेश जो भी है उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, नहीं था। एवं बच्चों को जन्मते ही बेच दिए जाते, जिक्र किया है कि वो समय एक ऐसा था, परिवार में बच्चा हुआ मतलब परेशानी थी, भूखमरी थी या गरीबी थी, उसके कारण बच्चों को बेच दिया जाता था। उसका भी उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। कहा है उन्होंने कि बच्चों को जन्मते ही बेच दिए जाने की कथा का वर्णन अपने आत्मकथा में किया है। अब देखिए, अपने स्वयं के विषय में भी जिक्र किया है, बताया कि पहले तो मेरी जन्म कुंडली नहीं बनाई गई, कि मेरा जन्म हुआ, परिवार में कोई खुशी का माहौल नहीं हुआ। फिर मेरी जन्म कुंडली जो बनानी चाहिए थी वो भी नहीं बनाई गई और साथ ही जन्मते ही मुझे बेच दिया गया। और कहता है कि जन्म होते ही मुझे बेच दिया गया और इसलिए जन्मते ही मुझे बेच डाला। और किस कीमत पर अपनी माँ ने मुझे बेचा, उसमें दिया है कि महज 1 टके पर, महज 1 टके पर। इसका मतलब मात्र 1 रुपया कीमत थी मेरी, 1 रुपया कीमत 1 टके पर, उसका भी गुड़ मंगा कर मेरी माँ ने खा लिया। अरे मुझे मात्र महज 1 टका मेरी कीमत थी, मुझे बेच डाला और माँ ने गुड़ मंगाकर उसको खा लिया। अपनी विडंबना दिखाई है, अपने परिवार, अपने समय का माहौल, परिवेश, वातावरण सबको उन्होंने अपनी आत्मकथा में समेटा है। तो जैसे दिया है कि खा लिया, मेरे पल्ले में उस टके में से 1 सदाम ने पड़ा। इसका मतलब कीमत मेरी लगी, बेचा मैं गया, लेकिन मेरी माँ ने क्या दिया है, मेरे पल्ले में 1 टके में से 1 सदाम टुकड़ा भी मेरे हिस्से में नहीं आया, जो मेरे जीवन का संपूर्ण दाम था। अरे मेरे जीवन का संपूर्ण कीमत थी 1 टका, उस टके में से मुझे सदाम थोड़ा बहुत भी नहीं दिया गया और मेरी माँ ने मुझे बेच डाला। अपने जीवन के दुख, परिवेश, वातावरण, विसंगतियाँ जो हैं
उन सबको, जीवन के अभाव को सबको उन्होंने इस आत्मकथा में समेटा है। और लास्ट में उन्होंने क्या दिया है, उग्र जी को बचपन में पिता की मृत्यु और गरीबी के कारण बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। उग्र जी को बचपन में पिता की मृत्यु और गरीबी के कारण अनेक क्या दिए संकटों को सामना करना पड़ा। बड़े भाई के अत्याचार से तंग मंझले भाई के साथ रामलीला मंडली में शामिल होना पड़ा। अब मेरा भाई जो था वो बेकार था, व्यवहार सही नहीं था, है वो अत्याचार था, अत्याचारी था, इसलिए बड़े भाई के साथ मंझले भाई दिया है। मंझले भाई का मतलब है बीच का, मध्य का। मंझले भाई के साथ में राम लीला मंडली में शामिल हो गया। हम मंडली के बुरे कर्मों को निकट से देखा, लेकिन मैं मंडली में शामिल तो हुआ, लेकिन वहाँ जाने पर मुझे पता लगा कि मंडली में कितने घिनौने कार्य हो रहे हैं। तो उन बुरे कर्मों को मैंने बड़ी निकटता से देखा। ऐसी व्यभिचारी परिवेश में मैं रहकर भी कम उम्र में ही एक करने लग गई कि मैंने देखा कि मेरे जो भाई हैं मंझले वो कम उम्र है, लेकिन कम उम्र ही वो गलत रास्ते पर चले गए। और जैसे उन्होंने देखा है कि निकट से देखा व्यभिचारी, ऐसे व्यभिचारी का मतलब होता है गलत काम जो है उनकी तरफ मुड़ जाना। व्यभिचारी क्या दिया, परिवेश में रहकर वे अपनी कम उम्र ही की जो लड़की है उससे इश्क करने लग गए थे, जिसकी महज 12 वर्ष थी और खुद भाई की 17 वर्ष थी। इसलिए क्या दिया है, सुंदर लड़की से प्यार करने लगे। तो मुझे वहाँ भी विश्वास उठा और मैं वहाँ से भी छोड़कर वापस आ गए। इस तरह से उन्होंने अपनी इस कहानी में अपनी जीवन के दुख भरे जो पल हैं, क्षण हैं, उनको इसमें समेटा है। तो अपनी खबर आत्मकथा का जो सारांश है वो बिंदु हैं, उनको मैं अलग से बता दूंगा कौन कौन से उन बिंदुओं को अगर पूछे आत्मकथा का सारांश तो उन बिंदुओं को आप नोट कर लेना। ठीक है, नमस्कार।